ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर हिंदू मुसलमान, मानो देश में और कोई मसला रह ही नहीं गया है। कोई भी चीज हो, घूम फिर कर वो सिमट जाती है, इर्द गिर्द घूमने लगती है हिंदू मुसलमान की। और ताजा मसला है वक्फ संशोधन विधेयक का। संसद का सत्र चल रहा है, 4 अप्रैल तक यह सत्र चलेगा। खबर यह आ रही है कि 2 अप्रैल यानी कि आज से 2 दिन बाद सरकार संशोधन विधेयक जो है ये वक्फ का, इसे पेश करेगी। इस पर बवाल पहले से ही मच रहा था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन हुआ था इसे लेकर। अब मुसलमान कह रहे हैं ये हमारे धार्मिक मसलों में सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रही है सरकार। यह मुसलमानों की जमीन को अपने कब्जे में लेना चाह रही है। तो आज दरअसल दिन है ईद का, भाईचारे का दिन, मिलकर सेवैया खाने का दिन। लेकिन यहां तकरार हो रहा है। ईद की नमाज भी अदा की गई तो काली पट्टी बांधी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसकी अगुवाई कर ही रहा है, लेकिन एक राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। और ये राजनीतिक घमासान, ये सियासी फांस गले की हड्डी भी बन सकती है क्या एनडीए के लिए? किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं परसों हम ये विधेयक पेश करेंगे, लेकिन पेश होगा भी क्या? और यहां आ जाती है खालिस सियासत। यह सरकार एनडीए की सरकार है। बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। 240 का आंकड़ा है बीजेपी के पास। तो ऐसे में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, क्या वो सरकार के साथ ही रहेंगे या यहां पर अपने अपने वोट बैंक पर सबकी निगाह है? बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदू वोट बैंक को साध रही है। तो विपक्षी खेमे में बहुत सी पार्टियां हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक उनका एक अहम वोट बैंक का हिस्सा है। पर इसमें नीतीश भी आ जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी, जयंत भी और चिराग पासवान भी। तो अब ये राजनीति का ऊंट नया करवट भी लेता दिखाई देगा क्या? वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा या नहीं होगा, यह अब मुलतवी कर दिया जाएगा। यह दरअसल मुसलमानों के भले के लिए है या मुसलमानों को डराया जा रहा? इन्हीं सवालों पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि वो बन चुके हैं सीधा सवाल का अहम हिस्सा। यह सियासी घमासान है। यह राजनीति इस वक्त पूरी तरह से केंद्रित है बात बात पर, हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने पर। यही धुरी बन गया है आज के भारत की, हमारे समाज का केंद्र बिंदु, हर बात पर हिंदू मुसलमान। अब संसद का सत्र चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि परसों यानी कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक वो पेश किया जाएगा संसद में। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, भाई ये किस चिड़िया का नाम है? ये वक्फ संशोधन विधेयक है क्या? होता क्या है ये वक्फ? इतने परेशान, इतने नाराज, इतने चिंतित क्यों हैं मुसलमान? आज ईद के दिन, भाईचारा का दिन, ईद की नमाज भी अदा की गई तो काली पट्टी बांधकर। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस विधेयक की मुखालफत कर रहा है, लेकिन राजनीतिक घमासान क्यों मचा हुआ है, यह थोड़ा समझाने की जरूरत है आपको। दरअसल यह वक्फ शब्द जो है ये अरबी भाषा के शब्द वकूफा से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? धार्मिक या दान के मकसद से दी गई संपत्ति, उसे वक्फ कहते हैं। मतलब वो खुदा को दे दी गई, अल्लाह को। अल्लाह की जमीन है तो एक बार दे दी गई तो वो वापस नहीं ली जा सकती। और ये हमारे अनुच्छेद, जो हमारा संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 और 26 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जैसे 19 में, ऐसे ही धार्मिक आज़ादी के ये अनुच्छेद हैं। तो ये अख्तियार, ये हक, ये अधिकार दिया गया है मुस्लिम समाज को। और इसी के तहत देश में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड हैं।
32। आखिरी संशोधन 1995 में किया गया था और ताकत दे दी गई थी वक्फ बोर्ड्स को। और वक्फ बोर्ड के पास भारत में कुल मिलाकर 9,40,000 एकड़ जमीन है। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, 9,40,000 एकड़। और सेना और रेलवे के बाद किसी भी संस्था के पास सबसे ज्यादा अगर जमीन है तो तीसरे नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड। यह पृष्ठभूमि आपको समझनी बहुत जरूरी है। और अब तक होता क्या था, जो पुराना कानून है 1995 का मैंने जिक्र किया, 1954 से बनना शुरू हुआ, आखिरी जो संशोधन हुआ 1994 में। तो अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता है तो जमीन का दावा करने वाला सिर्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील कर सकता है। अब सरकार कह रही है ट्राइब्यूनल नहीं, रेवेन्यू कोर्ट में भी, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वक्फ का एक ट्राइब्यूनल है, वो पहले जो फैसला कर देता था वही है। लेकिन अब सरकार कह रही है नहीं, वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं, वो अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल भी कर सकता है, तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो, वो ऑटोमेटिक वक्फ की जमीन संपत्ति हो जाती है। लेकिन अब सरकार कह रही है, पुराना कानून था, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन ना दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा विवाद जहां चल रहा है वो है वक्फ बोर्ड में महिला और दूसरे सदस्य अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री पर रोक है। वो तो होनी भी चाहिए। मतलब कोई हिंदू बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी बोर्ड है, दक्षिण में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, अब वहां मुसलमान थोड़ा बैठ जाएंगे। तो सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। अब इस पर राजनीति गरमा रही है, मुस्लिम परेशान हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इसमें आ जाता है आंकड़ों का संख्या बल। भाई राजनीति की कड़वी हकीकत यह है, जिसके पास बहुमत वो कानून भी बनाएगा, वही सत्ता चलाएगा। तो आज की तारीख में बीजेपी के पास हैं 240 सीटें और एनडीए का कुल जो कुनबा है वो है 293 का। 272 हो जाता है आंकड़ा बहुमत का। और कानून बनाने के लिए ये विधेयक लाया जाता है तो पास कराने की कोशिश करेगी ना सरकार, तो 272 का आंकड़ा चाहिए। 272 नहीं हो पाए तो ये सरकार की किरकिरी होगी, मट्टी पलीद होगी। यही खेल शुरू होता है। और इस खेल में अब आइए, बीजेपी के बाद एनडीए में सबसे बड़ा घटक है टीडीपी, 16 सांसद, जेडीयू 12 सांसद, एलजेपी रामविलास पासवान गुट 5 सांसद। ये मैं पारस गुट को मिला के वो कह रहा हूं, एलजेपी कह देते हैं, आर भी हटा देते हैं। और आरएलडी के 2 सांसद। इनकी ताकत हो जाती है 35, आंकड़ा हो जाता है 35। 293 में से अगर आप 35 हटा दो, अगर बहुत बड़ा अगर है, टीडीपी कहे, टीडीपी को 7.5% वोट बैंक है आंध्रा में मुसलमानों का, वो कह रहे हैं आपके साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू खुलकर ये बात बोल रहे हैं। 12 जेडीयू के सांसद हैं। अब जेडीयू तो गंगा जमनी तहजीब की सदा से पैरवी करती आई है और मुसलमानों में एक अच्छा खासा वोट बैंक सहेज कर रखा हुआ है, खास पसमानदा मुसलमानों में नीतीश कुमार ने। उन्हीं के एक एमएलसी गुलाम गौस, उन्होंने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। वो लालू प्रसाद यादव से मिलने भी गए आज सुबह और कहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बिल वापस ले। सौगाते मोदी नहीं चाहिए। 32 लाख परिवारों को सौगाते मोदी जा रही है ना, वो कह रहे हैं सौगाते मोदी नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। हमारे साथ होंगे एक्सक्लूसिव मेहमान आज गुलाम गौस। तो ये 12 का आंकड़ा। जयंत चौधरी 2 ही सांसद हैं, पर वो मेरठ और संभल की पुलिस ने, खास मेरठ मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों ने कहा सड़क पर जुम्मे की नमाज अदा नहीं करने देंगे, छतों पर नहीं करने देंगे।
तो एक बड़ा 4 शब्दों का ट्वीट किया था, पुलिसिंग द ऑरवेलियन 1984, मतलब तानाशाही कर रही है। एक किताब का जिक्र किया, 1984 उसका नाम है, जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति, एक सॉफ्ट पुलिस थी, हर चीज आपकी ट्रैक की जा रही थी, उसका जिक्र किया। और चिराग पासवान के 5 जोड़ दो, वो भी इस बात पर ऐतराज दर्ज करा रहे थे, भाई ये हर बात पर मुसलमानों को घेरने की कोशिश मत करो। तो 293 में से 35 घट जाते हैं तो 258, बहुमत का आंकड़ा उससे 14 दूर हो जाता है। और यहां पर सरकार कह रही है, किरण रिजिजू कह रहे हैं बिल पर गुमराह किया जा रहा है, विधेयक मुसलमानों के हित में। मुसलमान कह रहे हैं हमारे हित में नहीं। ये कुछ किसान आंदोलन आपको याद होगा, कृषि कानून लेकर आई सरकार की, किसानों के हित में है। किसान बोले हमसे कब बात की, हमने ये मांग की कब, हमने इन कानूनों की दरकार कब दिखाई, कब गुहार लगाई सरकार से। कुछ ऐसा ही मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हमारे हित की क्यों सोच रहे हैं, हमें नहीं करवाना इसमें हित। जगदंबिका पाल जेपीसी जो कमिटी थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ईद के मौके को सियासत का अखाड़ा बना दिया है। यह सरकार भी यही कर रही है, यही वक्त, टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। ईद का ही मौका, 2 दिन बाद आप बिल पेश कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन बड़े नेता हैं बीजेपी के, मुस्लिम नेता हैं। वक्फ बिल से 1 इंच जमीन छीनी नहीं जाएगी, तो फिर ये संशोधन की क्या दरकार है? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं। या गुमराह भी किया जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड को अपना एक धंधा बनाने के लिए कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी लगे हुए हैं। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वक्फ बिल पर तकरार, एनडीए में दरार, ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है क्या एनडीए के लिए? और सियासी घमासान जारी है हिंदू मुसलमान, ये कब थमेगा? ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा में मेरे साथ संघ विचारक हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं राकेश सिन्हा। टीडीपी का मैंने जिक्र किया, अहम घटक है, दूसरा सबसे बड़ा घटक बीजेपी के बाद एनडीए में। ज्योत्सना तिरुनगरी उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। आशुतोष वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। आशुतोष मेरे साथ हैं। और गुलाम गौस, जिस एमएलसी का मैं जिक्र कर रहा था, जेडीयू के एमएलसी हैं और आज मुलाकात की है लालू प्रसाद यादव से, और वो कह रहे हैं गुलामे ये सौगाते मोदी नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए। तो गुलाम गौस अब स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं। गुलाम गौस, आप, ये आपके निजी विचार हैं या ये दरअसल यही सोच है, यही विचार है पूरी की पूरी जेडीयू का, आपकी पार्टी का? हमारे पार्टी में आंतरिक स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा विचार यही है कि जो सौगात मोदी है उसके बदले में जो आप मुस्लिम समाज को उसका अधिकार दीजिए, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाए, हमको भी इंसान समझा जाए। कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी मॉब लंचिंग, कभी 370, अब जो है वक्फ। तो लोग समझ नहीं रहा है इसके निशाने पे किस संप्रदाय को रखा जा रहा है। सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे, आपकी बात हुई होगी। जब सबकी बात हम करें तो सब लोग इसमें शामिल होंगे। तो नहीं, आपकी बात हुई है नीतीश कुमार जी से? नहीं, इस संदर्भ में ये बात नहीं हुई, लेकिन मैं बात नहीं हुई, वक्त नहीं मिला। आप जाहिर सी बात है, ये जो चिंताएं हैं आपकी, जिन्हें आप जरूरी मान रहे हैं, तो आपने ये आवाज तो पहुंचाई होगी नीतीश कुमार तक, गुलाम गौस साहब। हाँ, निश्चित रूप से हाँ, मेरी आवाज़ पहुंची है, वहाँ पहुंची है। मैं
पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान में, पहला आदमी हूँ जो इस वक्फ बिल का मैंने विरोध किया कि ये न्यायोचित नहीं है। हमको जो है ये महावीर मंदिर है पटना का, क्या उसमें शामिल किया जाएगा ट्रस्ट में? तिरुपति में जो है वो मंदिर है उसमें शामिल किया जाएगा? अरे देश विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना ये है, लोग रहते हैं साथ में। इसमें शाहनवाज हुसैन आप ही के सहयोगी हैं। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं एक भी जमीन नहीं छीनी जाएगी वक्फ बोर्ड से। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, ये कह रहे हैं ये मुसलमानों के हित में है। अब कुछ लोगों ने अपना एक धंधा भी बना लिया था वक्फ बोर्ड का, ये तो आप भी मानेंगे ना गुलाम गौस साहब। अब उन पर अगर थोड़ी नकेल कसी जा रही है तो ये मतलब मुसलमानों के खिलाफ कैसे? नहीं, मैंने ये कहा कि कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड में भी एक धंधा चला रखा था। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पूर्वजों ने दिया था ये जमीन, ये वर्तमान सरकार की देन नहीं है। इस काम के लिए दिया था, बल्कि ये हमारा धार्मिक मामला है। जब प्रॉफेट मोहम्मद थे तो उनको जो है एक खजूर का बाग उनके चाहने वालों ने दिया था कि गरीब गुरबा बच्चों को, यतीम को, टूअर को उनकी मदद किया जाए। उसमें सभी शामिल है, हिंदू मुस्लिम सबकी मदद करने की बात है। बिहार में आपका जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो बना है, कई जगह बन गया और बहुत जगह बन रहा है, वहाँ वक्फ बोर्ड ने, शिया वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन दिया है। नहीं, अगर ये कहते हैं कि गलत हो रहा है तो इनकी तो सरकार है अधिकांश राज्यों में, तो वहाँ सुधार काहे नहीं करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुंबई का मामला है, वहां पर आप किस किस जमीन पर, कहीं पर भी दावा कर दिया जाता है ये वक्फ की जमीन है। बहुत सारी वक्फ की जमीन को डी वक्फीफाई भी कर दी, वक्फ के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल कर उसको बेच दिया जाता है। हुआ है ना मुंबई में? मैं कोई गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ ना गुलाम साहब? संदीप भाई, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं आपके प्रोग्राम को बराबर देखता हूँ, मैं आपकी चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। निष्पक्ष पत्रकार आप नहीं समझ रहे हैं। बॉम्बे का तो एक बहुत बड़ा पूंजीपति कब्जा करके बैठा हुआ है। इंटला, हाँ, मुकेश अंबानी का मकान। अब असदुद्दीन ओवैसी दावा करते हैं ये वक्फ की जमीन है। जहां पर इस बार कुंभ हुआ कि वहां पर भी इतने बिघे जमीन वक्फ की थी, तो कुछ एक कायदा तो होना चाहिए ना। सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील हो सकती है, वही फैसला आखिर हाई कोर्ट भी दिए जाने की इजाजत मिल रही है, तो उसमें आपत्ति क्या है? मेरा सवाल ये है गुलाम साहब। नहीं, बिल्कुल जाने का ये ट्रिब्यूनल है और बहुत सारी संस्थाएं जिनके ट्रिब्यूनल्स है। हम ही को निशाना क्यों बनाया जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से। तो 12 सांसद हैं आपके, अगर जेडीयू पीछे हट जाता है तो सरकार बिल पेश करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगी, पास तो हो ही नहीं पाएगा। अगर आप ये 4 लोग एक साथ आ जाते हैं तो अभी विचार क्या बन रहा है जेडीयू में? या बहुत से लोग कहते हैं आप, दरअसल आपकी विचारधारा आरजेडी की है, आप आरजेडी से आए, आप जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा, इसलिए आज लालू से भी मिलने चले गए। मिलने तो हम तो हर साल जाते हैं मिलने के लिए। उनकी तबीयत खराब थी तभी गए थे मिलने। अरे हम लोग जेपी आंदोलन से पैदा हुए हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, विजय किस, मंगनी लाल मंडल, सुशील मोदी, ये सब हम लोग के नेता हुआ करते थे। मैं कॉलेज में पढ़ता था ISC में उस वक्त। तो इतना भी मैंने न्यूनतम शिष्टाचार नहीं होना चाहिए कि नहीं जाए आदमी। लालू प्रसाद यादव क्या बोले आज सुबह जब आपकी मुलाकात हुई? समाज का जो इस तरह की आपकी मुलाकात हुई, क्या बोले लालू प्रसाद यादव? मैं मिल लिया उनका, कुशल, हाँ गए थे, कुशल नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक पर तो बातचीत हुई होगी ना? नहीं, इस मामले में कोई बातचीत नहीं है। एक आपको लतीफ़ा सुना देते हैं, सुन लीजिए अगर आपको समय है तो। हाँ बताइए ना। जावेद अख्तर साहब का नाम सुने होंगे आप, जो बहुत मशहूर शायर है, राइटर है, फिल्म में गाना लिखते हैं, बहुत मशहूर शायर है। तो सुन लीजिए, शायद अच्छा लगे, पसंद आए आपका, साहित्यिक टेस्ट होगा आपका। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई आप इतने हीरोइन के बारे में बड़ी खूबसूरती की चर्चा करते हैं, गाना लिखते हैं सिलसिला में, किसमें
और आपकी पत्नी भी तो बहुत खूबसूरत है, तो उसके बारे में कभी आपने कोई गज़ल या शेर लिखा कि नहीं? तो उन्होंने कहा, जवाब दिया, तो वही बात हुई कि एक आदमी सर्कस में काम करता था और किसी दावत भोज में गया, तो उसके चाहने वालों ने कहा कि जरा पंखा में लटक के देखो, आप भी एंकर हैं, तो आप क्या हर जगह एंकर की भूमिका निभाते हैं? कभी निजी जिंदगी भी तो है, सामाजिक जिंदगी भी तो है। चलिए, सामाजिक रिश्तों को निभाने गए थे, पर राजनीतिक विवाद तो ये बन गया है। ज्योत्सना, आपकी पार्टी में ये चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? अगर, बड़ा अगर है, पर दावा किया जा रहा है कि 2 तारीख को वक्फ संशोधन विधेयक सरकार लेकर आएगी। आप सरकार के साथ होंगे, सरकार का विरोध करेंगे इस पर? संदीप, नमस्कार और सबको ईद मुबारक। पहले चीज तो ये है कि ये हम एनडीए में भागस्वामी हैं। शायद ये आप भूल गए संदीप जी, मगर हम एनडीए में भागस्वामी हैं एंड वी आर एन वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीग्रल, वी आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनडीए। एंड जब ये जेपीसी भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था संदीप जी, वी वर वेरी एक्टिव इन दैट। हमारे तरफ से जो हमारे सांसद लाउ श्री कृष्ण देवरायलु जी थे, उन्होंने जितने भी, मतलब 36 सिटिंग हुए थे, 36 सिटिंग्स में पूरे 111 घंटे की जितने भी डेलिब्रेशंस हुए, 1 मिनट भी मिस नहीं किया उन्होंने। और जितने भी हमारे उसके बाद आने के बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स इन द स्टेट हैं, मान लीजिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, डिफरेंट सेक्स ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, सबके साथ बातचीत हुआ और उनके यहाँ से फीडबैक भी लिया गया और हमने अपने तरफ से दो चार मॉडिफिकेशंस ये बिल में भी लगाए। हमने अपने जेपीसी में अपने भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, जितने संशोधन थे इस संशोधन विधेयक में, उनको तो खारिज कर दिया गया था। वो तो बाद में जब विपक्ष के लोग अड़ गए, तब भरोसा दिलाया गृह मंत्री अमित शाह ने कि ये इनको वापस रखा जाएगा। ये तो हुआ था ना, ये तो पब्लिक नॉलेज है ज्योत्सना जी। नहीं, लिसन, नहीं, मैं एक चीज बोलती हूँ, आज जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज इसके ऊपर इतना एक सीन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम अपनी बात करें, मतलब हम लोग अपनी टीडीपी की बात करें, तो शायद ही पूरी इंडिया में, पूरे भारत में हमारी एक एकलौती पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों के साथ डट के खड़ी हुई हो। चाहे वो मतलब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में भी हमने हज हाउस हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उससे पहले भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर मुस्लिम्स हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट करा था। तो मतलब मैं तो एक आध एग्जांपल से खाली बता रही हूँ। नहीं, इफ्तार पार्टियां भी हुई, जिन इफ्तार पार्टियों में शरीक हुए, कहीं पे भी, एक मिनट ज्योत्सना जी, चंद्रबाबू नायडू, तो उसमें उन्होंने एक बार नहीं कई बार पिछले दिनों में दोहराया है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। तो थोड़ा सा इसको समझाइएगा, मतलब प्रतिबद्ध हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ये हमारी जमीन छीन लेंगे। यही तो मेरा सवाल था। आप इस विधेयक का समर्थन में वोट देंगे या इसके खिलाफ वोट देंगे? मैं फिर वही बात बोल रही हूँ संदीप जी, अगर किसी भी चीज मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो हम उसके ऊपर अपना आवाज उठाएंगे। अगर कोई भी चीज उनके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल उसमें तो ये फिर सीधा सवाल, देखिए मेरे तो कार्यक्रम का ही नाम है तो नहीं मगर कोई हम गोल तो इधर उधर की ना बात कर। एक मिनट ज्योत्सना, अच्छा संदीप जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। करिए संदीप जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये बोल रही थी, आप मेरे मुंह से वर्ड्स न छीनिए प्लीज, बिल्कुल। और एक चीज मैं ये बोलना चाह रही थी, अगर कुछ ऐसा है तो बिल्कुल हम अपनी आवाज उठाएंगे, मगर कोई भी पार्टी खाली अपनी राजनीति गेन के लिए, मुनाफे के लिए अगर मुसलमानों को खड़ा करके वहां पे उनका ये नाजायज एक एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो हम तो उनके साथ नहीं है। कौन ले रहा है एडवांटेज? कौन एडवांटेज ले रहा है? मतलब कांग्रेस ले रही है, पर आपने दो चीजें हैं बीच में, फिर मेरी बात को थोड़ा शिफ्टिंग द गोल पोस्ट की कोशिश जो आप कर रहे हैं। अगर मगर की बात नहीं भाई, सीधा बता दीजिए, सीधा सवाल है मेरे कार्यक्रम का नाम, सुनिए ना। अरे सीधा सवाल पूछने तो दीजिए ज्योत्सना जी, सुनिए तो। बोले ये वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है या नहीं है? हाँ या ना, सीधा सा सवाल है। हमने उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस रखे हैं, उसके हिसाब से हम उसके ऊपर आंसर देंगे। मॉडिफिकेशंस रखे हैं,
तो फाइनल बिल, वी आर अवेटिंग द फाइनल बिल ना संदीप जी, वी हैव टू डू दैट। हमें तो देखना पड़ेगा कि हमने जो मॉडिफिकेशंस दिए उसमें एक्सेप्ट हुए नहीं हुए, क्या और हुआ, वो उसके नहीं बारे में हुए, उसके वो बाद ही मैं इनकॉर्पोरेट टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ। होते तो आप बिल के विरोध में वोट करेंगे? ये मैं वही बोली थी, वो हो रहे नहीं हो रहे उसके बाद ही मैं टिप्पणी कर सकती हूँ, उससे पहले नहीं कर सकती हूँ। तो आप मतलब opposition parties की तरह ग्रिल ना करें संदीप जी। नहीं ये बस तो एक देखिए, चीज़ है, मैंने भाई एक मैं चीज़ बहुत बोला है, पत्रकार हूँ, उनके इंटरेस्ट मैं के ना खिलाफ, काहू उनके से interest दोस्ती के ना खिलाफ काहू कुछ से भी। बैर। अभी आपकी बारी है, अभी वो यही इसी तरह के सवाल पूछूंगा सुरेंद्र राजपूत से भी, आशुतोष वर्मा से भी। तो आप ये कह रही हैं सशर्त समर्थन है, कंडीशनल सपोर्ट है अभी बिल को लेकर। अगर जो आपके एतराज हैं, आपके संशोधन हैं, वो बिल का हिस्सा नहीं हुए तो आप वोट नहीं देंगे? या मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूं? एक मिनट, मैंने लिसन संदीप जी, मैंने ये बोला था कि हमने जिस तरीके का काम किया है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मतलब विदाउट सीइंग एनीथिंग हमने कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला है, हमारे जो जेपीसी में हमारे जो सांसद थे उन्होंने किस तरीके का काम किया, हमने फिर हर एक स्टेक होल्डर से कैसे कैसे बातें करें, उसको लेके हमें जो फीडबैक मिला है उसके ऊपर हमने कैसे वर्क किया है। तो ऑब्वियसली हम भी एक पार्ट है एनडीए में। आप ऐसे क्यों समझ रहे हो कि हमारे मॉडिफिकेशन ले ही नहीं जाएंगे? नहीं, मैं पूछ सकती हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकती हैं, तो क्यों नहीं? ये कोई तो 2 तारीख को खुलासा हो जाएगा। मतलब अभी सशर्त समर्थन है, और आपकी मंशा पर सवाल क्यों उठाए जाएं, आप ये बात कह रही हैं, अपने आप में आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। सुरेंद्र राजपूत, आप कोरी राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए उनके मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्योत्सना ये कह रही है। संदीप भाई, आपको, आपके दर्शकों को, ज्योत्सना जी को, सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई और नवरात्रि की भी बधाई। एक चीज है ना, अभी मोदी जी ने सौगातें मोदी दी है 32 लाख परिवारों को। ये बिल्कुल ऐसे ही दिया है जैसे ना लेमन जूस दे दीजिए किसी आदमी को और उसका घर लिखवा लीजिए। अरे भैया, तुम सौगातें मोदी मत दो, और कम से कम वक्फ का क्या नाम, किसी का घर तो मत लिखवाओ, किसी की संपत्तियां तो मत लिखवाओ। कहां कहा जा रहा है ये? ऐसा कहां है कि क्या वक्फ बिल में जो ये, इसको थोड़ा समझाइएगा। हाँ, मैं बताता हूं, वो भी बताता हूं सर। हाँ सर सब बताता हूं। सबसे पहला तो आप कहते हो कि साहब 9 लाख एकड़ है वक्फ के पास जमीन है, दुनिया हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा है। अब आप इसका भी खुलासा कर लीजिए। 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा कब्रिस्तान है, उनमें से कौन सी कमाई हो जाएगी, आप हमें बता दीजिए। लाख एकड़ से ज्यादा पर दरगाहें और मस्जिदें हैं, उनमें कौन सी कमाई हो जाती है, मस्जिदों में कौन सा भाई टिकट लगता है, जरा हमको बता दीजिए। एएसआई की जो संरक्षित इमारतें हैं, किले हैं, वो सारे के सारे लगभग ये 50,000 एकड़ के हैं, वो आप उठा लीजिए। ले दे करके लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन के आसपास जो है वो क्या नाम खेती की है, उसकी भी कमाई जो है मस्जिदों को जाती है, मस्जिदों को चलाने में खर्च होती है। आपको मैं बताऊं कि ये जो एक बड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा है ना मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में, हम इसके खिलाफ है। पहली चीज तो यह है कि पुराने वक्फ बोर्ड के हिसाब से अगर आप क्या नाम जो पुरानी संस्थाएं बनी हुई है सबको आप खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। नंबर 2, देश के धार्मिक सद्भाव पर जिसका जो एक धर्म एक निजी विषय है, कोई अगर किसी चीज को किसी के धर्म में कहता है कि आप जमीन को वक्फ कीजिए, ये अल्लाह के काम आएगी, बिल्कुल सही है, वो अपना करे। उसमें आपने भी कहा नहीं, इसमें कोई मैं आपको एक नाम लेता हूं। 1 मिनट सुरेंद्र भाई रुकिएगा थोड़ा सा। देखिए, दर्शक को भी समझना चाहिए ना, आप कुछ फैक्ट्स यहां पर पेश कर रहे हैं। ये जो बातें आपने कही बिल्कुल सही है, ये पर कोई दे रहा है दान, वो वक्फ की जमीन हो गई, अल्लाह की जमीन हो गई, वापस नहीं आ सकती, अपने आप में सही है। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड के पास वो अख्तियार, वो अधिकार भी नहीं आ जाता कि वो किसी भी जमीन को कह दे ये वक्फ की जमीन है, तो उसकी चुनौती सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में दी जा सकती है। अब उसको कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट भी उसमें आ जाए तो क्या दिक्कत है? इसका भी मैं आपका खुलासा करता हूं संदीप भाई, आज आपका सारे खुलासे कर दूंगा। आपने कहा कि इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, संपत्तियों को डिजिटलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो मैं आपको आधिकारिक रूप से जानकारी दे रहा हूं, जो भाजपा की सरकार ने जानकारी दी, भाजपा की सरकार ने जानकारी दी है कि 99.9% जमीनें जो वक्फ की हैं वो डिजिटलाइज हो चुकी हैं।
तो अगर डिजिटलाइज हो चुकी हैं तो कोई आदमी मूर्ख है, कैसे किसी की संपत्ति पर वो दावा कर देगा जब डिजिटलाइज ही नहीं है? नहीं आप बात यहां पर समझिए। एक मिनट, अब यहां पर एक सेकंड का 99.9 पॉज। बिल्कुल सुरेंद्र भाई रुकिए ना। सर, अब हाँ सर। बदरुद्दीन अजमल AIUDF के सदर हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने संसद की बिल्डिंग और उसके आसपास के इलाकों को भी वक्फ की जमीन कह दिया। असदुद्दीन ओवैसी का मैंने जिक्र किया ही, मुकेश अंबानी का जो घर है एंटिलिया की, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने प्रयागराज में 55 बीघे जमीन कह दिया, ये तो वक्फ की जमीन है। और कलकत्ता में टॉलीगंज क्लब, रॉयल कैलकटा गोल्फ क्लब, ITC विंडसर होटल, बेंगलुरु में ये भी कहा जा रहा है वक्फ की जमीन है। ये भी हो रहा है ना, समानांतर एक प्रक्रिया ये भी चल रही है। मैं वो भी सर हाँ, मैं उसका भी जवाब देता हूं। मैं देखिए बड़ी साफ सी बात कहता हूं बगैर किसी लाग लपेट के, दोनों तरफ फ्रिंज एलिमेंट हैं, दोनों तरफ लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। बदरुद्दीन अजमल हो, ओवैसी हो या कोई और हो, जो लोग वक्फ के नाम पर अपनी कोरी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि ये जमीन भी वक्फ की है, संसद भी वक्फ की है, मैं भी वक्फ का हूं, वो भी, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। मैं इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं कि भाजपा इन लोगों के साथ कैसे शामिल है। आपको संदीप भाई सुन के बहुत क्या नाम हैरान हो जाएंगे। पिछले 24 साल से सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ का अध्यक्ष जफर फारूकी है। समझ लीजिए, पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है भाजपा की, और पिछले 24 साल से सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का जफर फारूकी अध्यक्ष, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप उस पर है, सबसे ज्यादा। आज भी वो अध्यक्ष बना बैठा है उस बोर्ड का जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हैं। यानी भाजपा की सरकार के नुमाइंदे, बड़े बड़े लोग, अधिकारी, DM, कलेक्टर, सेक्रेटरी, सब सरकार के हैं। आप बताइए, ये तो अगर सफाई करने की वक्फ बोर्ड के नाम पर ऑल द मोर रीजन ना सुरेंद्र भाई, अगर फिर ये सफाई हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? कौन सी सफाई कर रही, यही तो मैं कह रहा हूं। एक अदने से सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं हटा रहे हैं, उसकी बेईमानियों के साथ भाजपा के नेता, मंत्री, संतरी दे रहे हैं, अपनी अपनी जमीनें लिखवा रहे हैं वक्फ के नाम, वक्फ की जमीनें। मैं आपको बताऊं उसके जरिए, क्योंकि वो अध्यक्ष बना हुआ है। आप एक बार आओ, अपने लोगों से कहो तो जफर फारूकी के कारनामों की जांच करें। मैं तो नाम लेके कहता हूं। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं मैं समझ गया। एक मिनट सुनिए ना, 2012 लिए चलता हूं आपको। एक और बात कह रहा हूं, एक और बात कह रहा हूं। हाँ करिए, पूरी कीजिए। जी 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 2012 जी कर्नाटक, मैं ये कह रहा हूं, आप असल बात तोड़ देते हैं, मैं डर जाता हूं। जी बताइए आप कर्नाटक का बताइए। 2012 में स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन रिपोर्ट, उसने क्या आरोप लगाया कि वक्फ प्रॉपर्टी, 2 लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी अवैध, इलीगल तरीके से ट्रांसफर की गई। वक्फ बोर्ड मेंबर्स, कांग्रेस के नेता और बाकी अधिकारियों की मिली भगत के जरिए 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ की जमीन। तो इधर अगर आप बीजेपी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं तो आप पर भी वही आरोप है। यही तो खेल है। इस खेल में अगर थोड़ी सफाई हो जाए तो क्या दिक्कत है? एक सुनिए, नहीं यही मैं, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। जो आदमी, जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो बाहर होने चाहिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, 2012 का आपने उदाहरण दे करके आप 2025 में क्या नाम भाजपा की सरकार को क्यों बचाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। 2012 के बाद 2 बार सरकार भाजपा की आ गई। सुनिए ना सर, अब सुन लीजिए, 2012 के बाद 2 बार भाजपा की सरकार आ गई। जिन लोगों ने वो जमीन ली थी उनको जेल भेज देती भाजपा की सरकार, येदुरप्पा की सरकार। नहीं भेजा ना। सब आप बताइए मुझे, अगर वो एलिगेशन सही था तो भेज देते। मैं आपके सामने आज कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि पिछले 24 साल से जफर फारूकी यहां पर अध्यक्ष है। किसी की सरकार, आपने जफर फारूकी का जिक्र किया। आप देखिए लोगों के सवाल भी लेते हैं। एक सेकंड, आशुतोष वर्मा, DK जैन है हमारे दर्शक, इंदौर वासी, अब इनका भी सवाल काफी वाजिब है। वो कह रहे हैं अगर वक्फ आजादी के पहले की स्थिति पर दावा कर सकता है, जो कर सकता है 1995 का जो अभी तक का कानून है, तो फिर हिंदू संगठनों को वर्शिप एक्ट की नसीहत क्यों दी जाती है? 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों, कि भाई यथास्थिति बाबरी मस्जिद को छोड़कर 1947 की जो स्थिति थी वो लागू रहेगी? ये DK जैन का सवाल है, क्या जवाब देंगे आप? धन्यवाद संदीप जी। नहीं देखिए,
जैन साहब ने जो सवाल पूछा वो वाजिब है, लेकिन इस चीजों के लिए तो सरकारें ही बैठी हुई हैं। अगर आप 1984 का जो आप वर्शिप एक्ट को अमेंडमेट करना चाहते हैं तो उसको 1991 का, लोकसभा हाँ। और विधानसभा में लेके आइए, बात 91 का उसको लेके आइए, बात कीजिए, और उस पे आपके पास पूरे तर्क हैं, आप रखिए और उसको पास कराइए। लेकिन क्योंकि उससे राजनीति सही सिद्ध हो पा रही है, नहीं, क्या वक्फ क्योंकि जब तक वो रहेगा, ट्राइब्यूनल तब देश तक की कोर्ट विपक्ष- से बड़ा है? ये एक और सवाल है। शंकर गिरी हैं, राजस्थान के रावत सर के रहने बिल्कुल, वाले हैं। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं संदीप जी इस पूरे परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। आपने बातें पूछी, सब तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको राजनीतिक दृष्टि से देखिए। 8 अगस्त 2024 को ये बिल पेश किया गया लोकसभा में। उस समय लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति क्या थी? लोकसभा में पूरा बहुमत था, 293 मेंबर थे, पास करा ले जाते, और 20 दिन बाद राज्यसभा में भी 119 मेंबर आ गए थे, वहां भी पास हो जाता। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड को जेपीसी की मांग को मान लिया गया और उसको जेपीसी में डाल दिया गया। इस पूरे एक साल क्या हुआ? इस पूरे एक साल में एक बड़ी मीडिया ट्रायल हुआ देश में, और भारतीय जनता पार्टी लोगों की नब्ज टटोलता रहा और देखता रहा किस प्रकार से 80 बनाम 20 की राजनीति में विपक्ष फंस जाए, और विपक्ष को एक एंटी हिंदू इमेज बना के हम लोग पेश करेंगे। जेपीसी की गठन किया गया। जेपीसी के गठन में 31 मेंबर बनाए गए, जिसमें से 12 मेंबर विपक्ष के थे, 19 मेंबर जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के थे। और जब भी विपक्ष ने जितने संशोधन दिए, तो मतलब मैं बीच में तो आपकी उनके बात रोक रहा चेयरमैन हूं। ने संतोष क्या जैन बोला? है, हमारे दर्शक राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं ये सिर्फ अपने अपने पक्ष में हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने की रस्साकशी है। इसी तरफ जा रहा था आपका विश्लेषण जो संतोष जैन पूछ रहे हैं, आशुतोष। मुझे लगता है काफी कुछ उस हद तक है, लेकिन समझने की जरूरत है कि राजनीति कहां फंस रही है। हाँ। राजनीति कहां फंस रही है? शुद्ध राजनीति। तो जगदम्बिका पाल से पूछा गया कि विपक्ष ने क्या क्या संशोधन के लिए आवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि किए तो बहुत थे, लेकिन क्योंकि बहुमत नहीं था तो वो सब गिर गए। इसका मतलब आप जानते थे कि हम कुछ भी मांगे, ये बॉल हम विपक्ष के कोर्ट में डाल देते और वहीं से उठा के लाके और इस बिल जहां को हम जहां पास एतराज करेंगे। थे, जो अब इसमें एक और ऑब्जेक्शंस कहानी थी, है। उनको ड्रॉप भी कर दिया गया, उनको बाद Yes. में फिर से इंक्लूड किया उसको गया है। ड्रॉप कर दिया गया। डिसेंट नोट तो डाले ही नहीं गए। अगर वो सैयद नासिर हुसैन और इमरान मसूद ना बोलते तो डिसेंट नोट के बिना ही वो पास आ जाता वहां पर। अब देखिए आज की स्थिति क्या है लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी 543 में 265 प्लस 28, टीडीपी और जेडीयू। हाँ, मैं भी 293 आरएलडी और एलजेपी की बात हाँ। नहीं कर रहा हूं। अगर ये बिल पास कराना है तो वोटिंग में जाएगा। अगर टीडीपी और जेडीयू वोटिंग में पार्टिसिपेट ही ना करें तब क्या होगा? तो स्थिति ये होती है कि 265 लोग बचते हैं और 543 में इनको 258 चाहिए, तो बहुमत तो अभी भी है। फिर लड़ाई किस बात की है? असल में मुसलमानों के लिए जो करना है, ये स्थिति वही है जैसे नोटबंदी करी, किसको फायदा हुआ ये किसी को नहीं पता हुआ। 3 कृषि कानून लेके आए, किसको फायदा हुआ किसानों को ही नहीं पता चला। भूमि अधिग्रहण बिल लाए, किसानों से पूछा ही नहीं। और उसी तरह जीएसटी, ब्रॉडकास्ट बिल, ऐसे तमाम ऐसे केसेस हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के ऊपर, जिसके लिए वो करना चाहते हैं उसको लाना नहीं चाहते। उसको नहीं लाना चाहते। ये इसलिए एक वैलिड पॉइंट है। ये एक मिनट शुद्ध रुकिए राजनीति रुकिए। है। विशुद्ध राजनीति है। हमारे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ गए हैं, संघ विचारक हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हैं। राकेश सिन्हा, यहां पर आशुतोष वर्मा कह रहे हैं कि भाई जो संसदीय कार्य मंत्री दावा कर रहे हैं किरण रिजिजू, ये मुसलमानों के हित में लाया गया विधेयक है। आशुतोष वर्मा कह रहे हैं कि वो नोटबंदी किसके हित में लाई गई आज तक देश समझ नहीं पाया। कृषि कानून लाए गए थे, किसान कहते रह गए भाई हमसे तो पूछा नहीं, सरकार कहती रही आपके हित में ला रहे हैं। यहां मुसलमान कह रहे हैं भाई हमें ये हित नहीं करवाना, और सरकार कह रही है आपके हित में है। इसको थोड़ा समझाइए ना। संदीप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि ये व्यापक तौर पे आप बहस कर रहे हैं।
ये इसकी जड़ जो है 1954 का बहस है, जिसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। यदि आप 1954 की बहस नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इस पर बहस नहीं कर सकते। 54 में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, पहले वक्फ कानून अखिल भारतीय नहीं था जी। वो प्राइवेट मेंबर बिल में, संदीप जी आप तो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिस्से रहे हैं, आप बताइए कि सिलेक्ट कमेटी में जब बिल जाता है तो क्या कानून मंत्री उसके अध्यक्ष बनते हैं? क्या कहीं संसदीय जनतंत्र में ऐसा हुआ है क्या? चारू चंद्र विश्वास लॉ मिनिस्टर थे, उनको सिलेक्ट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। एक प्राइवेट मेंबर बिल का सिलेक्ट कमेटी में भेजकर बना दिया गया, और जब विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी तत्काल ला रहे हैं, बाद में हम कंप्रहेंसिव कानून लोगे। देखिए उस बहस में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई थी, और बात किसने कहा था मालूम है? 60 में और 54 में AM तारिक ने 60 में कही, जो कहाँ के थे? कश्मीर के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। और 54 में किसने कहा? जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, HP सक्सेना थे, केसी लाल थे। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बोले जब बंबई में चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट, रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1950 एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंडेशन में बनाया गया था, जो सभी धर्मों के इस तरह की संपत्तियों को संभालती थी, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करती थी, तो आप क्यों बना रहे हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं। बहुत सही बात और कर इससे रहे हैं। कहा बहुत गया अच्छा कि किया follow the आपने constitution। ये हिस्टोरिकल कांग्रेस के लोगों ने पर्सपेक्टिव कहा। दिया। एक सेकंड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, पर आजकल हो क्या रहा है राकेश जी, और बुरा मत मानिएगा, अतीत और भविष्य की सारी बातें कर दी जाएंगी, और अतीत तो आजकल आप खूब खोद रहे हैं, भारत एक खोज मिशन में भी हो गया है, वर्तमान की बात नहीं करते। ये 54 का उदाहरण आपने सही दिया। मैं 77 से 80 की बात नहीं करूंगा, जब विपक्ष की सरकार आई। 1998 से 2004 वाजपेयी की सरकार, 2014 से 2024 10 साल मोदी सरकार ही थी। अब क्यों आ रहा है फिर ये वक्फ संशोधन विधेयक? हर बात पर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? देखिए क्यों आ रहा है बता रहा समझाइए हूं। ना। नहीं हिंदू मुसलमान मैं बता रहा हूं। उसका कारण है संदीप जी, मुनम्बम के गांव है केरल में, जिसमें हिंदू तब से रह रहे हैं जब से प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था। यानी इस्लाम की स्थापना तो दूर की बात है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब का ही जन्म नहीं हुआ था। उस मुनम्बम गांव के 400 एकड़ जमीन पर वक्फ दावा कर रहा है। बिल्कुल। सूरत का म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग है, वह 1800 ईस्वी का बिल्डिंग है, उस पर वक्फ दावा कर रहा है। और वक्फ कहां दावा कर रहा है? थिरुचेंद्रई गांव है जो तमिलनाडु में। मैं बता देता हूं, पूरी रिसर्च है मेरे पास। ITC। एक मिनट। बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड केस, बेट द्वारका के 2 द्वीप, शिव शक्ति सोसाइटी सूरत, पूरी लिस्ट है, और मैं दिखा रहा हूं। हम कोई चीज नहीं छिपाते यहां पर। राकेश जी सवाल यह है, पर आज क्यों जरूरत हो गई? और मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों ने यह हित आपसे करवाने की गुजारिश की थी क्या? सवाल यह है। इसका कारण यूपीए सरकार में 2011 में एक कमेटी बनी थी जो मुसलमानों की अवस्था को जानने के लिए, सच्चर के बाद, ये सच्चर की कमेटी सर, इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट में लिखा कि जो 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, उससे 163 करोड़ एनुअली इनको आता है, आना चाहिए 12,000 करोड़। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 12,000 करोड़ की जगह 163 करोड़ आता है, यानी उसका दुरुपयोग, मिसमैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपके आने से पहले सुरेंद्र, एक सेकंड सुरेंद्र, एक मिनट राकेश जी, आपके आने से पहले सुरेंद्र राजपूत ने यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है 24 साल से, जफर फारूकी नाम बताया आपने सुरेंद्र राजपूत? जी, जफर फारूकी नाम है। 24 और साल 8 साल से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पिछले 24 साल में। क्यों नहीं हटा देते? ये सारी मिली भगत है, और आप सिवाय हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीति चमकाने के अलावा और क्या कर रहे हैं? तो मैं संदीप जी एक दो बात पूरी कर दो। आपका बहस बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छा बहस होता है इसमें थोड़ा, और इसी बहस में राजपूत जी हो, मैं हूं, अपनी बात को ठीक से कह पाते हैं। हमें विरोध होगा, हम शत्रु तो नहीं है ना। एक बात मैं आपको सिर्फ बता दूं कि 1.2 लाख करोड़ की जमीन, 9.4 लाख एकड़ जमीन, 8.7 लाख प्रॉपर्टी इनके पास है। 2013 में यूपीए सरकार जाते जाते एक कानून बना गई, उस एपीजमेंट की ये पराकाष्ठा थी, अनरेस्ट्रिक्टेड पावर टू वक्फ। यानी आपके घर पर वक्फ क्लेम कर दे कल संदीप जी घर, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे बलात्कार होने पर पुरुष को प्रूफ करना पड़ता है बलात्कार नहीं किया।
वो जेंडर इशू पे वो तो उचित है। अब ये वक्फ को उसी से भी मिला दिया गया है। वक्फ यदि आपको आपके आप घर पे ऐसा claim जो कर ये दे, खुली छूट तो की आपको बात कर proof रहे हैं, करना पड़ेगा डिजिटाइज वक्फ हो की चुके property हैं, नहीं है। 99.9% लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो गए। ये थोड़ा किसी का भी घर पर उठे और चल पड़े। ये अगेन आप इक्का दुक्का वाकये को बढ़ा चढ़ा कर ऐसे पेश कर रहे हैं कि वक्फ किसी के भी घर में नहीं घुस नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं अब सुन लीजिए केरल में 25,000 इनके पास अचल संपत्ति है। 1008 पे मुकदमा चल रहा है, 1008 पे क्लेम कर रहे हैं, उसमें अधिकांश क्रिश्चियंस का है। इसलिए क्रिश्चियन काउंसिल, कैथोलिक काउंसिल इसका विरोध कर रही है। ठीक आप है, सुन तो लीजिए पर- ये क्या कर रहे हैं। कहीं पर भी कुछ बनाकर एक और बात सुन लीजिए, एक और मैं बता दूं। राजगोपाल नायडू ने 1954 में सरकार से कहा था कि आप बैकडोर से ऐसा कॉमनवेल्थ कानून क्यों ला रहे हैं। आप 1954 में ही अभी आपकी सुई अटकी हुई है। 1995 का संशोधन भी हो गया था। नहीं, आशुतोष इसलिए मैं कह रहा हूं, राकेश जी वक्त की कमी है। आशुतोष से भी मुझे थोड़ी बात तो करनी होगी ना, प्लीज। आशुतोष, यहां पर खुली छूट, थोड़ा कोई खुला खेल फरूखाबादी करने के लिए कोई बोर्ड थोड़ा बनाए जाते हैं कि वक्फ चाहे किसी के भी घर को अपना घर बताने लगे तो उसको अगर रोका जा रहा है तो क्या गलत रोका जा रहा है, या दरअसल इक्का दुक्का उदाहरण को बढ़ा चढ़ाकर नॉर्मल प्रक्रिया बताया जा रहा है? संदीप, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी पिछले दिनों जस्टिस वर्मा के यहां कुछ कागजात, कुछ जले हुए नोट पकड़े गए। उसके आधार पे बहस क्या शुरू हो गई और उपराष्ट्रपति जी के यहां से बहस शुरू हो गई कि भाई जुडिशरी को तो अब बदलना पड़ेगा और वहां पे एनजेएसी को लाना पड़ेगा। ये बड़ा सिंप्लीफाइड तर्क है। अब मैं इसके बरक्स एक दूसरा तर्क लेके आता हूं। अगर कल कोई सांसद पकड़ा जाए पैसे लेते हुए या घूस लेते हुए, तो क्या पूरी पार्लियामेंट को बदलने का कोई कानून आना चाहिए इस देश के अंदर? ये जो सिंप्लीफिकेशन है मैसेज का, ये सबसे खतरनाक बात है। अरे भाई, अगर वक्फ ने कहीं जबरदस्ती कोई जमीन कब्जा कर रखी है तो इस देश का कानून है, कानून तय करेगा, अदालतें तय करेंगी। आप कौन होते हैं इसमें अड़ंगा लगाने वाले? जब इस देश का संविधान बना था तो यह सहमति बनी थी कि सभी धर्मों को, तो यही तो सरकार कर रही है कि भाई ट्राइब्यूनल ही तय नहीं करेगा, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। देखिए संदीप, ये जो पूरा जो तर्क अभी हमारे राकेश जी ने दिया, उसका तर्क का मतलब ये था कि वहां जमीन कब्जा कर ली, वहां जमीन कब्जा कर ली, 1000 मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड को बदल दो, उस कानून को बदल दो। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि इस देश के अंदर अगर समस्या है, क्या वक्फ बोर्ड की समस्या कहीं मुसलमानों के यहां से उठ के सामने आई है? क्या मुसलमानों से किसी तरीके का कंसल्टेशन किया गया है? क्या उस धर्म के नुमाइंदों से किसी तरीके का कंसल्टेशन किया गया है? और आप देखिए, पार्लियामेंट की कमेटी के अध्यक्ष कौन है? जगदम्बिका पाल साहब है। अरे भाई, वही कम से कम आप किसी बड़े मुस्लिम नेता को रख देते ताकि कम से कम सेम्बलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता। हाँ। चलिए वहां पे कोई नहीं तो, हाँ, तो पूरी सरकार में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, सारे एमपीज में भी मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हालत है, और हम मुसलमानों के मसले पर जो है हम कानून में बदलाव कर देंगे। ये जो दिक्कत है, ये दरअसल भारत की जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का सेकुलरिज्म है, उस पर प्रहार करने की कोशिश, इसको समझना चाहिए। राकेश जी 1954 में चले जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है, आप क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं? ताकि उसमें आप दो धर्मों के बीच के अगर बच्चे बच्चियां अगर साथ रहना चाहते हैं, लिविंग में रहना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद जब वो किसी अदालत में जाएंगे तो वहां उनकी पिटाई होती है, उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर जाते हैं, और उस परिवार का, उस बच्चे का पूरी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, बुरा लगेगा राकेश जी को, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं इस बात को। बोलिए ना। हाँ, एक देखिए, अभी आपने आगरा के अंदर देखा, बुलडोजर लेके लड़के आए, बुलडोजर लेकर आए। क्या उनमें से किसी की भी पहचान करके उनके घर को बुलडोज किया गया? मैं जानना चाहता हूं। अभी उनकी जगह मान लीजिए अगर कोई दूसरे मुस्लिम समुदाय के लड़के होते तो क्या होता? हर एक के घर का, हर एक लड़के की पहचान की जाती, उनकी गिरफ्तारी होती, उनको जमानत नहीं मिलती, और उनके घर को तो ये विशुद्ध राजनीति है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। आखिरी सवाल आशुतोष, यक्ष प्रश्न तो ये है, परसों दावा जो किया जा रहा है, ये विधेयक पेश किया भी जाएगा या ये गले की हड्डी भी बन सकता है? सशर्त समर्थन ही दे रहा है टीडीपी, जो मैंने ज्योत्सना से लगातार सवाल पूछे, या जेडीयू भी पत्ते अभी नहीं खोल रहा है? देखिए, टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड से आप किसी तरीके की कोई उम्मीद मत रखिए। जब मुसलमानों के साथ इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार होने की खबरें आ रही हैं,
उस वक्त जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी उनके साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। क्यों उनके साथ हैं? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। इसलिए ना तो नीतीश कुमार से मुझे कोई उम्मीद है, ना चंद्रबाबू नायडू से मुझे कोई उम्मीद है। तो ये बिल पेश किया जाएगा दरअसल 2 तारीख को। आशुतोष, नहीं, बिल पेश होगा, बिल पेश लेकिन होगा। आपको यह लगता है कि चंद्रबाबू नायडू खड़े होकर उसका विरोध कर लेंगे या तो मतलब फिर पेश होगा तो फिर पास भी हो जाएगा। अगर अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू वो सिर्फ ऐतराज दर्ज कराएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, तो क्या ये विधेयक कानून भी बन जाएगा? हिंदू मुसलमान इससे खत्म हो जाएगा क्या? ये सिलसिला थमेगा क्या? ये मुसलमानों के हित में ही है क्या? अपनी राय लगातार हमें भेजते रहिएगा। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।